हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजू आपके इस परिवार एग्जाम विश्व में आपका स्वागत कर रहा हूं। जैसे कि कल अगली वाली वीडियो में हमने परिवर्तन तथा उसके प्रकार और समीकरण और अपक्रिया ये सब हमने जान लिया था। अब आते हैं रासायनिक समीकरण का महत्व क्या होता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण का महत्व जानते हैं। अब हम जानते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो नष्ट होता है ना ही उत्पन्न होता है। ठीक है, इसका सीधा अर्थ होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेता है। क्या लेता है? परमाणु भाग लेता है। उतने ही परमाणु अभिक्रिया में के बाद भी मौजूद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? परमाणु मौजूद होने चाहिए, भले ही पुनः व्यवस्थित होकर नए अणु का निर्माण करें, यानी नए अणु का निर्माण करती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम परिभाषा पे। समीकरण क्या होता है? वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या क्या होती है? समान होती है। संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। देखिए, ठीक है। अब आते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। चरणबद्ध तरीके से हम क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। ठीक है, पहली बात, कोई भी हम समीकरण अगर देखते हैं, जैसे यही हमारा है, जैसे फेरम H2O यानी कि आयरन हुआ प्लस जल, तो फेरम टेट्रा ऑक्साइड होता है। ये संतुलित नहीं है। कहने का मतलब ये जो है परमाणु, ये जो है पूरा परमाणु यानी दोनों, यानी कि अभिकारक के और उत्पाद के दोनों के परमाणु देखे जाएं, अगर समान होते हैं दोनों पक्ष, यानी कि LHS और RHS दोनों अगर बराबर होते हैं तो समीकरण संतुलित होंगे। परंतु अगर किसी में थोड़ा बहुत अंतर आता है, एक दो का अंतर आता, तो वो असंतुलित में जाएगा। उसको हम क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। किस विधि द्वारा थे? हीट हीट या ट्रायल विधि से। हीट या ट्रायल विधि से। ठीक है, अब आते हैं, जैसे हमने कहा आयरन या भाप, यानी भाप को हम क्या बोलते हैं? H2O। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, और हमने बताया था सांकेतिक, यानी कि कोई संकेत, इसका अगर हम संकेत देखें तो हमारा होगा Fe प्लस H2O प्लस एरो Fe3O4 प्लस H2, ठीक, जो हाइड्रोजन गैस होती है। ठीक है, अब इस पे हम अगर देखें Fe प्लस H2O एरो Fe3O4H2। अब देखते हैं अभिकारक और उत्पाद के जो परमाणु समान है कि भिन्न है। पहले हम ये चेक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे अभिकारक यहाँ होता है उत्पाद। क्या होता है? उत्पाद। ठीक है, यहाँ पर फेरम फिर HO, यानी कि अलग अलग तत्व को लेते हैं। ठीक है, यहाँ FeO फिर H,
इधर देखें फेरम के 1 होंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 होते हैं और ऑक्सीजन के 1 हैं, और इधर कितना 3, और इधर क्या है ऑक्सीजन 4 है और हाइड्रोजन कितना है 2, यानी कि हाइड्रोजन के अणु कितने हैं 2। तो बताइए यहाँ पर समान तो है ही नहीं करे, समान तो है नहीं, तो इसको हम संतुलित करते हैं। क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। अब देखते हैं पहला स्टेप, स्टेप नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं, पहले हम इसको करते हैं, इधर बराबर करते हैं 3Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप आया। हमारा आयरन तो बराबर हो गया, परंतु अभी ऑक्सीजन नहीं बराबर है और हाइड्रोजन बराबर है। ठीक है, अब आते हैं स्टेप नंबर सेकंड। स्टेप नंबर सेकंड 3Fe प्लस, अब हम ऑक्सीजन को कर लेते हैं 4H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, यहां तक आ गया। अब देखते हैं अभी संतुलित है कि नहीं। यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, ये तो बराबर है, ये क्या है बराबर है। ये देखिए ये 8 हो गया, यानी कि 4 गुणे 2 बराबर 8 हो गया, और ऑक्सीजन 4 हो गई। ऑक्सीजन कितनी हो गई? हो गई 4 हो गई। और ठीक है, यहाँ पर अब क्या है, हाइड्रोजन अभी बराबर नहीं है। आगे चलते हैं, अगला स्टेप। अगला स्टेप हमारा होगा अगला स्टेप, यहाँ थर्ड वाला क्या आएगा, थर्ड। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा थर्ड वाला, तो यहाँ पर 3Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस H2, चूंकि अभी भी यहाँ पर बराबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अभी क्या है बराबर नहीं है। थोड़ा आगे स्टेप चलते हैं। 3Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस 4H2O। ठीक है, अब आते हैं अगला स्टेप। अगला स्टेप हमारा होगा, अब पहले ये देखते हैं परमाणु समान है कि नहीं। फेरम का क्या हुआ, यानी कि आयरन का क्या है 3, और यहाँ भी पर क्या है ये भी 3 है, यानी कि बराबर हो गया। यहाँ पर कितना 8 है हाइड्रोजन, यहाँ पर कितना है हाइड्रोजन 8 है। ठीक है, अब देखते हैं ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 4, ये भी 4, यानी कि क्या है ये संतुलित हो गए, यानी कि ये क्या हो गए संतुलित हो गए। ठीक है, यहाँ जो हमारा होगा LHS और RH।
ठीक है, यानी दोनों ये बराबर हुए। ठीक है, अब हम चलते हैं इस पे। थोड़े समीकरण को अधिक सोचना बना। देखिए, भौतिक अवस्थाओं को प्रतीक, भौतिक अवस्थाओं के प्रतीकों तथा उपयोगों के उसके समीकरण और अधिकार अधिक जानकारीपूर्ण बनाया जा सकता है। जैसे हमारा यहाँ होता है सॉलिड, क्या होता है? सॉलिड, जिसको हम क्या बोलते हैं? ठोस बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड। ए स्मॉल एस से लिखा जाता है। अब यहाँ लिक्विड, क्या होता है? लिक्विड, जिसको हम बोलते हैं द्रव, जिसको बोलते हैं द्रव, ये स्मॉल एल से व्यक्त किया जाता है। अब हमारा होता है गैस, गैस जो होता है जी से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ जली विलयन, जली विलयन क्या है? जली विलयन यानी कि क्या, ए क्यू से प्रदर्शित करते हैं, ए क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर दिया गया यस, ये यस क्या है? ये जो है ठोस है, क्या है? ठोस है। यहाँ जी क्या दिया गया है? जी क्या दिया गया है? गैस है, यानी कि वाष्प। अगर यहाँ पर दो चीजें वहां यहाँ पर होती हैं, यहाँ पर क्या है? दो चीजें हैं। देखिए, अगर H2 की बात करता है, किया जाता है, H2 अगर जी बोल दिया इसमें, तो ये जान लीजिए ये वाष्प होगा। क्या होगा? वाष्प होगा। अगर H2O बोल दिया गया, ये लिक्विड में होता है, यानी कि द्रव अवस्था में। ठीक है, अगर यल बोला जाएगा तो किसमें? द्रव अवस्था में होगा। अगर जी बोल दिया गया तो किसमें? गैस अवस्था में, यानी कि वाष्प। चूंकि यहां पर क्या है? ये जी में दिया गया है तो ये वाष्प होगा। और यहां पर फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड ये क्या है? यस, यानी कि ये ठोस यानी सॉलिड। ठीक है, Hg जो आपकी हाइड्रोजन गैस होती है, ये क्या है? जी। ठीक है, यानी कि गैस होती है। आगे चलते हैं। परमाणु के बारे में अभी हम बता ही दिए, परमाणु समान होते हैं, यानी कि परमाणु अब आते हैं यहाँ पर केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है, संयोजन रिएक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है, विस्थापन होता है, और रेडॉक्स क्या होता है? रेडॉक्स रिएक्शन जो होता है। ठीक है, क्या होता है? रेडॉक्स रिएक्शन होता है। डिस्प्लेसमेंट ये क्या होता है? अपघटन अभिक्रिया होती है। रिड्यूस डिस्प्लेसमेंट होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। ठीक है, ये सारी हमारी अभिक्रियाएं। ठीक है, अब एक एक करके हम जानते हैं। ठीक है, एक करके हम जानते हैं। ठीक है, एक एक करके हम जानते हैं। अब आते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जो दो या दो से अधिक अभिकारक क्रिया करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी कि एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा गया है, यहाँ पर 2mg प्लस O2 बराबर 2mgO होगा। ठीक है, ये चीज होंगे। आगे और भी क्रियाएं दी गई हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड प्लस हमारा क्या होगा? ऑक्सीजन। जब हम ये क्रिया करेंगे, ये जब क्रिया करेंगे तो मिलेगा क्या? सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ट्राई ऑक्साइड। उसके बाद हम आते हैं यौगिक, जैसे H2O, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जब क्रिया करती हैं तो क्या बनता है?
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऊष्मा का निर्माण करता है, यानी कि ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस जल का जब अपक्रिया होता है तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि जिसे हम चूना बोलते हैं, जिसे हम जो बिना बुझा यानी बुझा हुआ चूना बोला जाएगा, ठीक है, ये ऊष्मा होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैसे अगर यहाँ पर वियोजन अपक्रिया, यहाँ पर क्या आती है, वियोजन अपक्रिया आती है, क्या आती है, वियोजन अपक्रिया। ठीक है, वियोजन अपक्रिया क्या होती है, एकल अभिकारक क्या होता है, वो टूट जाता है, यानी कि दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाता है। जब क्रिया होती है दो या दो से उत्पाद में क्या होता है, टूट जाता है। जैसे हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कैल्शियम है CaCO3, जब ये इसको हीट किया जाएगा, क्या किया जाएगा, हीट किया जाएगा, हीट करने के बाद, हीट करने के बाद एक कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूट जाता है। जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जब इसको हम हीट करते हैं यानी गर्म करते हैं तो एक किस में बदल जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। जैसे अभी हमने बताया है, अब आते हैं वियोजन। यहां पर क्या है, वियोजन, उष्मीय वियोजन। कौन सा वियोजन, उष्मीय वियोजन पे आते हैं। उष्मीय वियोजन क्या होता है, उष्मीय वियोजन यानी कि उष्मा देने पर ये क्या होता है, टूट जाता है। जैसे ऊपर हमने देखा है कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है उसको हीट यानी कि गर्म किया गया, यानी टेम्परेचर दिया गया, तो वो क्या हो, किसमें बदल गई, यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। ठीक है, अब यहां पर वैसे ही देखें, जैसे फेरिक सल्फेट को जब तोड़ेंगे तो ये किसमें बदलेगा, ये फेरिस ट्राई ऑक्साइड तथा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड में टूट जाता है। जब इसको क्या किया जाता है, जब इसको टेम्परेचर यानी कि उष्मा दी जाती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन क्या होता है, यानी कि जब हम विद्युत जल में प्रवाहित करते हैं, यानी कि विद्युत क्या करते हैं, जब हम जल में प्रवाहित करते हैं यानी कि इसमें विद्युत धारा प्रवेश करते हैं तो ये जो है टूट जाता है, यानी कि ये दो भागों में टूट जाता है। कौन कौन से, एक हाइड्रोजन गैस निकालती है, एक ऑक्सीजन गैस निकालती है। ठीक है, आगे चलते हैं प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन क्या होता है, यानी प्रकाश के द्वारा, यानी कि जब हम क्या करते हैं, जब इसमें प्रकाश प्रवेश होता है तो ये टूट जाती हैं। क्या होती हैं, ये टूट जाती हैं। जैसे हमारा है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड को जब हम प्रकाश दिया जाता है तो ये Ag प्लस Cl2 यानी कि सिल्वर के साथ साथ क्या प्राप्त होगा, क्लोरीन गैस। ठीक है, जैसे हमारा डे नाइट का चश्मा जो होता है उसमें जो है हम इसका यूज करते हैं, क्या होता है, इसका यूज होता है। ठीक है, डे नाइट के चश्मे में इसका यूज होता है। जो Ag है, AgCl एरो 2 Ag प्लस Cl2, ये जब हम धूप में जाते हैं तो ये टूट जाती है, यानी कि जब धूप में जाते हैं
तो ये टूट जाती है और हमको छाँव महसूस देता है, यानी जिसको हम घमछियाँ बोलते हैं। ठीक है, हल्का काला दिखाई देगा। ठीक है, जैसे छाया होगी उस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, और जब हम छाये में जाएंगे तो ये फिर इसमें परिवर्तित हो जाएगी। किसमें? सिल्वर क्लोराइड में। सिल्वर क्लोराइड में परिवर्तित हो जाएगी, यानी कि इसका संयोजन हो जाएगा, यानी कि ये ऊष्मा पाएगी, यानी कि सूर्य का प्रकाश पाएगी, यानी कि जब प्रकाश पाएगी तो ये टूट जाएगी। ठीक है, और फिर जब प्रकाश खत्म होगा तो ये पुनः किस में आ जाएगी? सिल्वर क्लोराइड में। ठीक है, आगे चलते हैं। विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? ऐसी अभिक्रिया जब एक अधिक क्रियाशील कोई भी तत्व एक क्रियाशील, यानी कि जो तत्व होता है अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है? विस्थापित। जैसे हमारा क्या होता है? जेडीएन क्या होता है? जेडीएन प्लस H2SO4 ये क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। ये बनाएगा जेडीएन SO4 प्लस H2। क्या बनाएगा? H2। यानी कि क्या है? जो जिंक है ये अधिक क्रियाशील है, ये जो है H2 जो है ये क्या है? कम क्रियाशील, जिसके कारण से अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। ठीक है, यही हमारा क्या है? विस्थापन है। ठीक, आगे चलते हैं। जैसे हमारा होता है, यहां पर दिया गया है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक कॉपर सल्फेट। तो यहां पर ये जो है अधिक क्रियाशील तत्व और ये जो है यौगिक जिसका यानी कॉपर जो है कम क्रियाशील तत्व, कम क्रियाशील तत्व है। ठीक है, जिसके कारण से यानी कम क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। जैसे यहां पर एक चीज और किया गया है, यहां पर देखिए अभी हमने कहा कम क्रियाशील, यहां पर देखिए ये क्या है? कम क्रियाशील तत्व। क्या है? कम क्रियाशील तत्व है। और ये क्या है? फेरम सल्फेट, ये जो है अधिक क्रियाशील है। तो इसमें नो रिएक्शन, यानी कि कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है पहले से ये जो है जो फेरम है ये अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर विस्थापित नहीं कर पाएगा, जिसके कारण से यह इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, यानी कि कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्लियर? क्यों नहीं होगा? तो कॉपर आयरन से कम क्रियाशील तत्व है, जिसके कारण से उसको क्या किया जा सकता है? यानी कि वो क्रिया नहीं कर सकता, कोई रिएक्शन नहीं होगा, यानी कि विस्थापित नहीं कर सकता। ठीक है, आगे चलते हैं। द्विविस्थापन। द्विविस्थापन में क्या होता है? दो विस्थापन में यही होता है कि आयनों का आदान प्रदान होता है, तत्वों में आयनों का आदान प्रदान होता है। देखिए यहां पर सीधे सीधे लिखा हुआ है, वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों
के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यहां पर क्या होगा, इसलिए इसे इनमें अक्सर ये अवक्षेप बनाता है। अवक्षेप मतलब ठोस, ठीक है, अवक्षेप बनाता है, इसलिए इन्हें हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण ये कहने का मतलब इसका जो है अवक्षेपण, ये जो है ठोस और अघुलनशील होगा। ठीक है, क्या होगा? अघुलनशील और ठोस पदार्थ होगा, जिसके कारण से इसको अवक्षेपण अभिक्रिया भी बोला गया। ठीक है, अब देखिए इसके जो रिएक्शन होंगे, यहां पर सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, ये देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस है, ये माइनस। ठीक है, इसमें क्या होगा? आयनों का आदान प्रदान होगा, अभी हमने कहा है। यहां पर जब क्रिया करेगा तो क्या होगा? यहां पर Na2SO4 है प्लस BaCl2, एरो BaSO4 सॉलिड होगा ये, प्लस 2NaCl। ठीक है, यहां पर ये चीज तो बन गया। अब देखिए आदान प्रदान हुआ कि नहीं? ये वाला इसके साथ, ये वाला जो है, ये वाला जो है इसके साथ, यानी BaSO4 इसका हो गया। अब यहां हो गया 2 क्लोरीन, यानी कि 2NaCl। NaCl जो है साधारण नमक है, यानी कि सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है साधारण नमक का सूत्र है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब आते हैं उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाएं। उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं। ठीक है, यहां होता है उपचयन। क्या होता है? उपचयन। उपचयन में देखिए वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थों में ऑक्सीजन की क्या होती है? वृद्धि। हाइड्रोजन का क्या होता है? ह्रास होता है। हाइड्रोजन का क्या होता है? ह्रास होता है। ठीक है, जैसे यहां पर दिया गया है, और यहां पर देखिए उपचयन, यानी कि अपचयन, उपचयन नहीं अपचयन, वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उसे क्या कहते हैं हम? अपचयन। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ये हमारा होगा अपचयन का होगा। क्या होगा? अपचयन का। देखिए यहां पर CuO प्लस H2, यहां पर क्या हो रहा है? Cu प्लस H2O। अब यहां से देखिए ये ह्रास तो हुआ, यानी कि यहां से कॉपर के साथ से निकल गया ना, परंतु इसके साथ आगे चल के क्या किया? जुड़ गया। आगे चल के जुड़ गया, तो ये हुआ क्या? अपचयन। क्या हुआ? अपचयन। क्या हुआ? अपचयन हुआ। आगे देखते हैं, उपचयन की बात करते हैं। उपचयन के एग्जाम्पल नहीं बोले थे। उपचयन का एग्जाम्पल क्या होगा? यहां पर जब हाइड्रोजन का H2 में उपचयन होता है, जब हाइड्रोजन के क्या होता है? H2, यानी कि जल में उपचयन होता है, यानी कि ऑक्सीजन की क्या होती है? वृद्धि। जैसे H2 प्लस
यहाँ पर देखते हैं EH2 प्लस O, तो यहाँ पर क्या होगा H2O, यानी कि 2 हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या हुआ, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, तो इसके साथ क्या होगा, ये उपचयन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या होती है रेडॉक्स अभिक्रिया, यहाँ देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ये दोनों प्रक्रिया हमेशा एक साथ होती है। इसमें दो जो है प्रक्रिया एक साथ होती है, उपचयन और अपचयन दोनों क्रिया क्या होती हैं, एक साथ होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहां पर यहां CuO उपचायक है और H क्या है, H2 क्या है, अपचायक है। क्या है, अपचायक है। ठीक है, ठीक है, उदाहरण के तौर पे देखें, जैसे ग्लूकोज के साथ हम ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन, तो हम क्या हो जाएगा, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल का निर्माण करेंगे। यानी कि यहाँ पर अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया हो रही है, अपचयन उपचयन दोनों अभिक्रिया एक ही साथ हो रही है, प्लस यहाँ पर ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं उष्मा शोषी। उष्मा शोषी क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा का क्या होता है, अवशोष होता है, यानी कि ग्रहण करती है, यानी कि उष्मा क्या करती है, ग्रहण करती है, वह क्या कहलाती है, उष्मा शोषी कहलाती है। ठीक है, जैसे हमारा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल के साथ हमारा ग्लूकोज, और क्या बनता है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ठीक है, ये क्या होती है, प्रकाश की उपस्थिति यानी प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, यह क्रिया क्या, प्रकाश संश्लेषण होती है। ठीक, अब आते हैं ये हमारा क्या होगा, ये जो उष्मा, सॉरी इसमें थोड़ा, ये जो हमारा होगा श्वसन अभिक्रिया जो होगी, श्वसन, ये जो हमारा क्या होता है, उष्माक्षेपी होता है। ठीक है, क्या होता है, उष्माक्षेपी होता है। ठीक है, क्या होता है, उष्माक्षेपी होता है। ठीक है, ये जो होता है उष्माक्षेपी। अभी हमने उष्माक्षेपी क्या होता है, उष्माक्षेपी वह होता है जो उष्मा निकालती है। यहाँ पर क्या होता है, उष्माक्षेपी वह होती है जो क्रिया करके उष्मा को निकालती है, जैसे हमारे यहाँ पर ऊर्जा निकाल रही है। क्या निकाल रही है, ऊर्जा को निकाल रही है। ठीक है, और रेडॉक्स में अभी हमने थोड़ा इधर देखें, रेडॉक्स पे, रेडॉक्स में उपचयन और अपचयन क्या होता है, दोनों होता है। रेडॉक्स में उपचयन और अपचयन दोनों होता है। उसके आगे हमने पढ़ना है उष्मा के आधार पर अभिक्रिया, वहां पर अभी जबकि हमने बता दिया, पहले भी बताया है। ठीक है, उष्माक्षेपी, उष्माक्षेपी यानी कि उष्मा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा, यानी कि निकलेगी, वह क्या कहलाएगी, उष्माक्षेपी। जैसे हमने यहाँ पर लिखा, अभी हमने दिखाया श्वसन क्रिया जो होती है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन के साथ जो टूटे, जब अपक्रिया होगी ये टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल का निर्माण, उसके साथ साथ उष्मा बनेगी। ठीक है, यानी कि उष्मा निकलेगी। ठीक है, उष्मा शोषी, उष्मा शोषी क्या है, यह उष्मा को क्या करती है, ग्रहण करती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, ये दोनों क्या करती हैं, एक उष्मा को ग्रहण करती हैं, जिसके कारण से इसे हम क्या कहते हैं, उष्मा क्षेपी। ठीक है, दैनिक जीवन में, अब आते हैं दैनिक जीवन में उपचय के प्रभाव,
ये क्या होता है? संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? यहाँ पर जब हम किसी चीज पे, जब हम लोहा का संक्षारण अगर देखें, जब कोई धातु अपने आसपास नमी व क्या हो वायु अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो संक्षारण यानी संचरित होने लगती है। क्या होने लगती है? संचरित होने लगती है। और इसी यानी जो प्रक्रिया होगी वह क्या कहलाएगी? संक्षारण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? संक्षारण कहलाएगी। ये क्रिया हमारे यहाँ पर है। Fe प्लस H2O प्लस O2 एरो H2OO3, यहाँ पर N क्या दिया गया है? जो N H2O है, ये जो है यहाँ पर यानी कि जल की मात्रा, कोई भी मात्रा होगी ये पता नहीं है, इसलिए हमको N या X मानते हैं। क्या मानते हैं? X या N मानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला होना पड़ना, तांबे पर हरी परत चढ़ना, ये क्या है? संक्षारण कहलाता है। ये जो है संक्षारण के अकॉर्डिंग आते हैं। अब क्या होता है? बचाव, पेंट करके, तेल लगाकर या सदलेपन जिसे हम गैल्वेनीकरण भी कहते हैं, मिश्र धातु बनाकर, ये सब से क्या बचाया जा सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। अब आते हैं विकृत गंधिता। क्या आती है? विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होती है? जब वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थ हवा के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं तो उन्हें उनके स्वाद और गंध में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता बोलते हैं। बचाव करने के लिए प्रति ऑक्सीकरण मिलाकर वायुरोधी बर्तन में रखकर नाइट्रोजन गैस भरकर, ये हम क्या कर सकते हैं? बचाए जा सकते हैं। यानी कि खाद्य पदार्थों को ये सब हम करके रख सकते हैं जिससे हम क्या करेंगे? बचा सकते हैं। ठीक है, उपचयन। उपचयन ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास। अपचयन ऑक्सीजन का ह्रास होगा और हाइड्रोजन की क्या होगी? योग होगा। रिडॉक्स क्या होता है? वह अक्रिया जो दोनों उपचायक और अपचायक दोनों एक साथ होती हैं। ठीक है, संक्षारण क्या होती है? अभी हमने बताया है, धातुओं का वायु नम आदि के संपर्क में धीरे धीरे क्या होती है? नष्ट होने लगती है। विकृत गंधिता क्या होती है? वायुयुक्त और तैलीय खाद्य पदार्थ उपचयित होकर क्या कर देते हैं? खराब कर देते हैं। ठीक है, ये चैप्टर आज यही समाप्त होता है। ठीक है, अगली वीडियो मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। ठीक है।